हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिसिसिपी नदी किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। मिसिसिपी रिवर जो है यूएसए में स्थित है। चलिए अब इसके डिटेल्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में रिवर सिटी अलायंस यानी कि नदी शहर गठबंधन की ओर से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने मिसिसिपी रिवर एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस यानी कि MOSP पर हस्ताक्षर किया है। नदी शहर गठबंधन को 2021 में लॉन्च किया गया था और इसकी नोडल मिनिस्ट्री दो है, जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ये दो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री। और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सदस्य शहरों को शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और नवाचार का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा और जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस गठबंधन में, नदी शहर गठबंधन में शुरुआत में जो है 30 शहर को इंक्लूड किया गया था और इस गठबंधन का सचिवालय राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चर्चा में रहा ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर कहां लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं COP28, G20 समिट, COP26 में या COP27 में। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP28 में इसको लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, जो कि दुबई में हो रहा है 2023 में। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। हाल ही में दुबई में आयोजित COP28, जैसा कि अभी हमने देखा, इसके अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने ऑयल एंड गैस कार्बोनाइजेशन चार्टर के आधिकारिक लॉन्च की घोषणा की, ऑफिशियल लॉन्च की घोषणा की है। यह तेल और गैस क्षेत्र के लिए एक समर्पित पहल है। इसका उद्देश्य जलवायु चुनौतियों से निपटने में पर्याप्त प्रभाव को उत्पन्न करना है। यह ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन एक्सीलरेटर का अभिन्न अंग है। ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन एक्सीलरेटर 3 प्राथमिक स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करती है। पहली, भविष्य की ऊर्जा प्रणाली को बढ़ाना, पहला ये हो गया। दूसरा, वर्तमान ऊर्जा प्रणाली को डीकार्बोनाइज करना, ये दूसरा हो गया। और तीसरा की अगर हम बात करें तो मीथेन और अन्य गैर CO2 ग्रीन हाउस गैसों पर ध्यान रखना। ये 3 इसके जो है प्राथमिक स्तंभ है, किसके? ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन एक्सीलरेटर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। खबरों में रहा माउंट मरापी किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, इंडोनेशिया, फ्रांस, रूस। दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा। माउंट मरापी जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के पश्चिम सुमात्रा प्रांत में माउंट मरापी में विस्फोट हुआ है, इस कारण ये चर्चा में है। इसकी ऊंचाई 9,551 फीट यानी कि अगर हम मीटर में बात करें तो 2,911 मीटर है इसकी ऊंचाई। मरापी इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र दुनिया के सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंप से चिन्हित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का अनावरण हाल ही में किस शहर में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, लखनऊ, इंदौर, गुरुग्राम। दोस्तों, इसका सही विकल्प जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरुग्राम में जो है विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल, जिसका नाम आरोग्य मैत्री एडक्यूब है, इसका अनावरण किया गया है। चलिए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। आरोग्य मैत्री एडक्यूब दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें एक मिनी ICU, एक ऑपरेशन थिएटर, खाना पकाने का स्टेशन, भोजन, पानी, एक बिजली जनरेटर, रक्त परीक्षण उपकरण, बिजली जनरेटर, एक्सरे मशीन और बहुत से चिकित्सा उपकरण इसमें शामिल है।
यह 200 से अधिक रोगियों का इलाज कर सकता है। इसका अनावरण कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज पीएमएफएमई स्कीम को कब लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है 2019, 2020, 2021 और 2022। दोस्तों इसका सही विकल्प जो है ऑप्शन बी 2020 हो जाएगा। पीएमएफएमई स्कीम को जो है 2020 में लॉन्च किया गया था। स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एक केंद्र प्रायोजित जो पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम लागू कर रहा है। यह 2020 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों की क्षमता का निर्माण करना है। अगर हम इसके फंडिंग की बात करें तो उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के साथ 90 और 10 का रेशियो है फंडिंग में। हिमालयी राज्य टोटल 12 है भारत में, आप ध्यान होगा। विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली जिस यूनियन टेरिटरी में है उसके साथ फंडिंग का रेशियो जो है 60-40 का है। टोटल 3 यूनियन टेरिटरी है जिसके पास विधायिका है, और तीन कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर, ये 3 है। यहाँ पे 60-40 का रेशियो फंडिंग है, और अन्य इसके अलावा जो है केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं वहां पर 100% केंद्र द्वारा फंडिंग किया जाता है इस स्कीम में। अन्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60-40 का रेशियो है, सेम इसके जैसे। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चर्चा में रहा राजमुंदरी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। राजमुंदरी भारत के तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। इस हवाई अड्डे पर यात्री यातायात की तेज बढ़ोतरी और मौजूदा टर्मिनल भवन के सैचुरेशन को देखते हुए 17,029 वर्ग मीटर के अतिरिक्त क्षेत्र में टर्मिनल भवन का विस्तार की योजना बनाई गई है। राजमुंदरी हवाई अड्डे का विस्तार 350 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। राजमुंदरी वर्तमान में 3 शहरों यानी हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जीआईएस एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र का शुभारंभ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जीआईएस एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र को लॉन्च किया गया है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीआईएस एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र का शुभारंभ किया है। यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों को भूस्थानिक तकनीक का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने में सुविधा और सहायता प्रदान करती है। यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचयन, सूखा निवारण, स्वच्छता, कृषि, चेक डैम और सिंचाई माध्यम आदि से संबंधित सभी कार्यों और संपत्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। ग्राम मानचित्र कई प्लानिंग टूल्स भी प्रदान करता है जिससे ग्राम पंचायत अधिकारी वास्तविक व व्यवहारिक विकास योजनाएं विकसित करने में जीआईएस तकनीक का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर किसने भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023 तैयार किया है, यानी कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट, इंग्लिश में कहें तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने तैयार किया है? आपके ऑप्शन से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सेकेंड ऑप्शन यूएन हैबिटेट एंड नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, थर्ड ऑप्शन डब्ल्यूएचओ एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, फोर्थ ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट यानी कि भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023 को जारी किया है।
चलिए इसकी डिटेल्स को भी देख लेते हैं। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज ने भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023 तैयार किया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसका कार्य महिला, पुरुष और बच्चे के अधिकार, स्वास्थ्य और समान अवसर के जीवन को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान जनसंख्या अध्ययन में प्रशिक्षण और अनुसंधान क्षेत्रीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। और इसकी स्थापना जुलाई 1956 में मुंबई में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूनेस्को की सूची में भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किस राज्य का गरबा नृत्य शामिल हुआ है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन डी गुजरात हो जाएगा। यूनेस्को की सूची में भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में गुजरात का गरबा नृत्य शामिल हुआ है अभी हाल ही में। इसके डिटेल्स को देखते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए एक अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक के दौरान 2003 के कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत यूनेस्को ने गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। यह बैठक बोट्सवाना के कसाने में हुई। बोट्सवाना कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका का एक कंट्री है। और इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी गैबरोन है, बोट्सवाना की। यहीं पे ये बैठक हुई जहां पे गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। गुजरात का गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत की 15वीं धरोहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन जीवन रक्षा, मेरी सहेली पहल, ऑपरेशन उपलब्ध और ऑपरेशन संरक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है सीबीआई, एनसीबी, इंडियन रेलवेज, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी इंडियन रेलवेज हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का उद्देश्य गुमशुदा बच्चों को बचाना है। ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत आरपीएफ उन यात्रियों की जान बचाते हैं जो प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेनों से उतरते या चढ़ते समय दुर्घटनावश गिर जाते हैं। मेरी सहेली पहल के तहत आरपीएफ महिला यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ जो दलाली करते हैं, जो ब्रोकर यानी कि जो ब्लैक में टिकट बेचते हैं, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है। ऑपरेशन संरक्षा के तहत आरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।